दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाले बीजेपुर और बुधनी उपचुनावों के नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों को बदलने का संकेत दे दिया है। बीजेपुर में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि बुधनी में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वन मंत्री का जिम्मा किसे सौंपा जाएगा। क्या रामनिवास रावत की हार के बाद यह विभाग वापस नगर सिंह चौहान को दे दिया जाएगा या बीजेपी कोई नया चेहरा लाएगी। वहीं रामनिवास रावत की हार के बाद उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। रावत ने कहा है कि उनके बढ़ते कद को भाजपा के कुछ नेता स्वीकार नहीं कर पाए और जनता को भ्रमित करके उन्हें हराया गया है। क्या आप ये सिर्फ हार का दुख है या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार से सही जी। सही जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये जो जी, बुधनी विधानसभा और जो विजयनगर की सीट को जो खींचतान चल रही है, इन दोनों सीटों को लेकर कल भी आपने काफी कुछ बताया। अब वन मंत्री के हार को लेकर जो उनकी बयानबाजी हो रही है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी रोमा जी, क्या है कि जो रामनिवास रावत थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और कांग्रेस पार्टी से वो प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं वो। और 5 बार जो विजयपुर की विधानसभा है मध्य प्रदेश की शिवपुर जिले में, वहाँ से वो विधायक रहे। चूँकि उन्होंने क्या किया था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, वो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस पार्टी से। तो इसके बाद जो जब उपचुनाव हुआ तो विजयपुर का जो उपचुनाव हुआ तो उसमें लगभग 7,000 से अधिक मतों से उनको चुनाव जो है हारना पड़ा। और वहाँ पर जो जनता में पकड़ रखने वाले मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी समाज से आते थे, उन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज की। बावजूद इसके अब जब हार हो गई है रामनिवास रावत की, उनको क्या है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने जो है मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा मतलब उनको वन मंत्री बना दिया और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। रोमा जी, क्या होता है कि अगर आप जब किसी तरह से आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप अगर विधायक नहीं भी हैं, एमएलए नहीं हैं, तो 6 महीने का आपको समय मिलता है। 6 महीने में अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो आपका मंत्री पद बरकरार रहेगा। अगर 6 महीने के बाद कोई ज़रूरी है, संविधान के दायरे में आता है, 6 महीने में चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर 6 महीने में चुनाव होने के बाद वो व्यक्ति एमएलए बन जाता है तो कहीं न कहीं उसका जो मंत्री है वो 5 साल के लिए बने रहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि रामनिवास रावत जब चुनाव हार गए तो उनको वन मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और हार से बौखला करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही जो पुराने मूल कार्यकर्ता हैं, उन लोगों पर इस तरह का आरोप लगाया कि मुझे कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा कद जो है बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जिसलिए उन्होंने मुझे हराने का काम किया। रोमा जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हमारी कैडर बेस पार्टी है, अगर कोई भी प्रत्याशी अगर मैदान में लड़ जाता है तो उसके लिए पूरा पार्टी का जो तंत्र है नीचे से लेके ऊपर तक वो जीत के लिए काम करता है। एक तरफ रामनिवास रावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग मतलब उनका कद बढ़ जाता, इसलिए उनको हराने में लग गए। तो इस तरह से कहीं न कहीं रामनिवास रावत का जो आरोप लगता है, वो सीधा-सीधा भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करता है। और भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस होने की बात करती है, वो कैडर की बात करती है, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करता है। दूसरी बात रामनिवास, हमें जी। एक सवाल मेरा ये है कि जो रामनिवास ने रिजाइन दिया है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है या फिर किसी प्रेशर में रह के दिया है? देखिए रोमा जी, क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रामनिवास रावत हैं, जो कांग्रेस से इस्तीफा दिया और जो विधायक का चुनाव लड़े, इनको वन मंत्री बनाया, इसमें क्या है संविधान का एक रूल्स होता है, नियम है संविधान का। आपको अगर किसी तरीके से अगर आपको मंत्री बना दिया है, तो आपको एमएलए होना ज़रूरी है रोमा जी। हुँ, एमएलए अच्छा। होना ज़रूरी है, विधायक होना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि 6 महीना के लिए इतना संविधान के दायरे में, संविधान के नियम और कायदे-कानून में है कि 6 महीने तक आप किसी तरह से चुनाव लड़के बन के आ जाएँगे, तो आप यथावत उस पद पर बने रहेंगे। जब वो म विधायक का चुनाव हार गए, तो निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देना ही था, क्योंकि संविधान से बाहर है ना। तो संविधान से जी। बड़े तो रामनिवास रावत नहीं हो सकते, है ना?
तो इसलिए क्या है, जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और जहाँ तक आपने पूछा कि हार का कारण, तो जैसा कि कल भी मैंने बताया था और आज भी बड़े ही विस्तार से मैं आपको बता ही देता हूँ, कि हार चूँकि क्या है, रामनिवास रावत का जो अहंकार था, रामनिवास रावत ने जो जनता के मत को बेचने का काम किया, जब कांग्रेस पार्टी के साथ इनको सिम्बॉल मिला था, जीत मिली थी, फिर इसके बाद इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद के लोभ लालच के कारण जाकर के इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दे कर के इन्होंने सोचा कि इन्होंने जनता को अपनी जागीर समझ लिया, कहीं न कहीं जनता को समझ लिया कि जनता को हम चाहेंगे, इधर जीत गया, मैं जीत गया, खुद की एक मतलब विरासत समझ लिया जनता को। इसको देखते हुए जनता ने जो उनका जो है जीत थी, उसको जो विधायक जीते थे, वो विधायक कांग्रेस से, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जब वो लड़े, तो चुनाव हार गए, जनता ने उनको मैंडेट दे दिया हार का। जी। जिस तरीके से वो बीजेपी के नेताओं पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चुनावी हार का नतीजा है या फिर किसी इसके पीछे कोई और बात छिपी है? आपका नज़रिया क्या है इसके मामले में? रोमा जी, मैं आपको सीधी-सी बात बता देता हूँ कि जो जनता है, जनता समझदार हो चुकी है, जनता जानती है कि आपको हमने जब विधायक बना दिया था और आपने हमारे जो है हमने जो मत दिया था उसको बेच कर के आपने और मंत्री पद के लोभ लालच में आपने हमारा जो है हमारे मत का दुरुपयोग किया या हमको हमारे मत को बेचा या हमारे मत का एक संवैधानिक तौर से गलत उपयोग किया, जिसके कारण कहीं न कहीं जनता रोष में थी और इसलिए कहीं न कहीं जो दूसरे जो व्यक्ति थे इनके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो कहीं न कहीं निर्दलीय चुनाव लड़े थे इससे पहले 2023 में उन्होंने 45,000 के आस-पास म मत प्राप्त किए थे। तो कहीं न कहीं उनका जो जनता में पकड़ थी और जनता में पकड़ होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इनको 45,000 तो वोट पहले मिल ही गया था, कहीं न कहीं इनको कांग्रेस से अपन चुनाव लड़ा देते हैं, इनसे अच्छा मजबूत प्रत्याशी अपन को कोई मिलेगा नहीं। जिसको देख कर के कांग्रेस ने उनको मुकेश मल्होत्रा जी को टिकट दिया और हुआ भी यही कि वो और इससे पहले कहीं न कहीं विजयपुर में रोमा जी इतना बवाल हुआ, इतना इन लोगों में आपस में विवाद हुआ जिसको देख कर के या ये कह सकते हैं, जिस तरह से वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस तरह से रामनिवास रावत और उनके लोगों पर आरोप लगाया कि इन्होंने धांधली भी की है, दादागिरी भी की है। और निश्चित तौर पे इस तरह की कुछ वीडियो भी वायरल हुई जिसको देख कर के जनता में एक राम मनो मुकेश मल्होत्रा के प्रति सहानुभूति आई कि एक हमारा आदिवासी चेहरा है, आदिवासी व्यक्ति है, अगर चुनाव लड़ रहा है जी। और उसको दबाने का पूरा सरकार अगर और पूरा सरकार के लोग अगर प्रयास कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति की हमको मदद करना चाहिए। ये अकेला है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार तो है नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने आदिवासी लोगों ने और सभी समाज के लोगों ने उनका मिलकर के जो है वोट देने का काम किया और इस तरह से उनकी जीत हुई। जी, रोमा जी। तो ये जो वन विभाग से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो क्या लगता है वन विभाग नगर सिंह चौहान को वापसी जाएगा या फिर किसी और मंत्री को सौंपा जाएगा? और ऐसा अगर उनको वापसी जाता है तो क्या बीजेपी की जो ये रणनीति है, सही रहेगी आगे चलकर? रोमा जी क्या है, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, जब वन विभाग हुँ, का जो मंत्री है, जब रामनिवास रावत को बनाया था, तो उस समय जी, क्या है कि जो नागर सिंह चौहान है, आदिवासी समाज से आते हैं। नागर सिंह चौहान जी, काफ़ी नाराज़ हुए थे, नागर सिंह चौहान की जो पत्नी है वो सांसद है उन्होंने एमपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्होंने बोला था कि जी, मैं भी इस्तीफ़ा दूँगा मंत्री पद से और मेरी और भी कई सारी बातें सामने आई थी, जिसको लेकर के नागर सिंह चौहान ने बोला था, कहीं न कहीं जो मंत्री पद उनसे ले लिया था, छीन लिया था, इसके बाद उन नाराज़गी थी। जिसको लेकर के कहीं न कहीं प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और देश का राष्ट्रीय नेतृत्व में उनको बुला कर के समझाइश दी थी। किस तरह की समझाइश हुँ। दी थी वो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन उनको समझाया था जिसके बाद वो कहीं माने थे। तो मुझे लगता है कि जब रामनिवास रावत इस तरह का जो चुनाव हार गए हैं, तो इसके बाद निश्चित तौर पे नागर सिंह चौहान को ही मंत्री पद वन विभाग का दिया जाएगा। इससे पहले भी जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो आदिवासी समाज से ही जो है वन विभाग का मंत्री बनाया गया है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो विजय शाह थे, जो कि आदिवासी समाज से आते थे, उनको भी कहीं न कहीं वन मंत्री बनाया गया था। तो अधिकतर तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जहाँ देखा गया है, तो आदिवासी समाज के व्यक्ति को आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए वन मंत्री पद दिया जाता है। जी, लेकिन दूसरी बात मैं ये करूँगा आपसे, बस ये क्या है, कहीं न कहीं उनको खुश करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का तंत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी पर काबिज होकर के जो काम करता है, चाहे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की ज़मीन को पर जो है अडानी का ग्रुप के द्वारा लगातार वहाँ पर आक्रमण करके आदिवासियों को सताना, उनके जंगल को काटना, उनको परेशान करना।
ऐसे ही आपने झारखंड में देखा होगा, तो झारखंड में भी इनका पूरा प्रयास था कि झारखंड में सरकार बना करके जो झारखंड की जो अस्मिता थी, झारखंड का जो जंगल था, उसको भी अडानी ग्रुप को दे करके इस तरह से इनकी जो साजिश थी वो वहाँ पर नाकामी हुए। रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो चु मैं एक अपनी तरफ से एक बात रखूँगा यहाँ पे, कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, तो महाराष्ट्र में लगातार जो विपक्ष थे, विपक्ष का इतने कम विधायक बनना, मुझे लगता है कि जहाँ जितने आरोप वहाँ पे लग रहे हैं, जैसे जो इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के कहीं न कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से देखना, आप देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और जो इतना जनमत इकट्ठा हो जाएगा कि कहीं न कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस तरह से अगर जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा धांधली की जाती है और लगातार मैं ही इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लगातार विपक्षी पार्टियाँ इसका आरोप लगा रही। तो कहीं न कहीं जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है या भारत की जो सरकार है, इनको कहीं न कहीं एक लोकसभा में एक ऐसा कानून पारित करना चाहिए कि अगर सभी लोग संतुष्ट नहीं है इससे जो मशीनों के माध्यम से, तो कहीं न कहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए, ज़ीरो बाजी। इस तरीके का जो इल्ज़ाम है विपक्ष तो हमेशा लगाती ही रहती है, जैसे लोकसभा पे जी, जी। लगाया, विधानसभा पे लगाया, फिर उपचुनाव भी हुए। लेकिन इस पे कोई जी, ख़ास डिसीज़न नहीं लेती ना, क्योंकि अगर अब भी जो रिज़ल्ट महाराष्ट्र के आप सभी ने देखे किस तरीके से आए, पहले हरियाणा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष शांत बैठा है। सिर्फ़ बयानबाज़ी से काम तो नहीं चलता ना, कोई ना कोई एक्शन या कोई आंदोलन ऐसा खड़ा करना चाहिए कि सामने अब क्योंकि अब दिल्ली में फिर होंगे चुनाव, दिल्ली में भी फिर ऐसा ही हो जाएगा, फिर तो क्या ही कह सकते हैं हम लोग, तो हम तो सिर्फ़ रो चर्चा कर रोमा सकते हैं, जी लेकिन जो रोमा जी, मैं जी। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस तरह हुँ, से जब आरोप लगाना अपनी जगह एक संविधान में अपनी जगह सही है, लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए कहीं न कहीं जो सरकारें हैं या संसद में इस तरह का कोई कानून बने कि जो बैलेट पेपर से चुनाव। मैं ये नहीं मानता, पहले भी धांधली होती थी, मैं कहीं न कहीं बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन जो बड़े पैमाने पर नहीं हो पाती थी, एक उसका भी एक कहीं न कहीं जो उसमें क्या है हाँ, इस तरह का ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं हो पाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बैलेट पेपर से चुनाव ना हो करके जो मशीनों से चुनाव होने के कारण, इसमें कहीं न कहीं जिस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है और जिस तरह का हम लोग संशय ले रहे हैं, तो इसमें अगर मशीनें हैक हो जाती हैं, तो इस पे बड़े पैमाने पे एक धांधली हो जाती है। तो इसलिए जो बैलेट पेपर से जब चुनाव होंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन पर इस तरह का किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगेगा। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं बैलेट पेपर से चुनाव के लिए हमारा भी ओबीसी जन कल्याण संघ भी इसके लिए लगातार जो है काम कर रहा है और एक देश प्रदेश स्तर पे हम लोग भी इसके लिए काम करेंगे और हम चाहेंगे कि एक जन आंदोलन हो, सभी पार्टियाँ विपक्ष की पार्टियाँ पार्टियाँ हैं, सभी लोग एकत्रित हों और जो सामाजिक संगठन है उनको भी इकट्ठा होना पड़ेगा और होकर के एक बड़ा आंदोलन होगा, तभी इस तरह की जो है संभावनाएँ बनेंगी कि जो बैलेट पेपर से चुनाव हो। जी, रोमा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बैलेट पेपर के द्वारा ही चुनाव होना तभी सच्चाई और रिज़ल्ट बिल्कुल सही-सही सामने आएँगे। लेकिन ऐसा कहीं जी, न कहीं तो ऐसा ही लगता है कि विपक्ष सत्ता में आना ही नहीं चाहता, जीतना ही नहीं चाहता। क्योंकि राहुल गांधी का अगर देखा जाए तो अगर वो जीतने पे आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका कुछ एजेंसियों का कहना है कि इनकी आपसी कुछ तालमेल है, जो ये अभी सत्ता में आना ही नहीं चाहते। जब ये सत्ता में आना चाहेंगे ना, उसके बाद ये बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल इस रोमा जी मैं मुद्दे पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना रोमा चाहूँगी, जी आप कुछ कह रोमा सकते जी हैं। रोमा जी मैं हुँ, बताऊँगा आपको, जहाँ तक मैंने देखा है कि ना तो मैं किसी तरह से आपने देखा है ना कांग्रेस पार्टी का पक्षधर हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर हूँ, मैं तो एक सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों की जनसेवा करने का काम हुँ, करता हूँ। लेकिन मैं आपको अपना हुँ, विचार व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि जो राहुल गांधी हैं लगातार आपने देखा होगा टी-शर्ट के माध्यम से उन्होंने कहीं न कहीं हज़ारों किलोमीटर यात्रा की और कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी है एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा सिस्टम है नीचे का वो राजशाही है, ऐसा मैं मानता हूँ। राजशाही है कहीं न कहीं राहुल गांधी तो पूरे अकेले पूरी सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनका जो पूरा तंत्र है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो कहीं न कहीं एक पक्षपात करते हैं और जो जिताऊ प्रत्याशी को टिकट ना दिलवा करके अपना कहीं न कहीं स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, उसको कहीं न कहीं पूरी जो टीम है, उसको सजग होना पड़ेगा। अन्यथा कहीं न कहीं इस तरह के जो है इस तरह से कांग्रेस पार्टी डिफीट खाती रहेगी। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है तो हम तो रोमा जी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में भी और देश में चाहेंगे कि एक नया नेतृत्व पैदा हो जो लगातार जनसेवा करे और लगातार मेहनत करे। जी, रोमा जी।
जी, हम आज की जो चर्चा काफ़ी कुछ हुई, काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।